वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो ज़्यादा नहीं थे, तो हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल लिया है जो आयुष्मान भारत के 5 ईयर कंप्लीट होने पे आया था। एक आर्टिकल लाइव मिंट से लिया है जो सिलेक्ट कमेटी के ऊपर है, और एक आर्टिकल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर है जो हिंदू से आया था। उसके अलावा हम लोगों ने छोटी छोटी न्यूज़ जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी उसको भी कवर किया है आज। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, इतने सारे न्यूज़पेपर हम लोग आपको एक ही जगह प्रिसाइज कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है व्हाट इज़ फिच डाउनग्रेड ऑफ यूएस अबाउट। ठीक है, तो ये बेसिकली द हिंदू का आर्टिकल है। हिंदू में आज ज़्यादा आर्टिकल आए नहीं, और जो आए हैं वो अपन पहले ही कवर कर चुके हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल पे आज दोबारा से आया है। ठीक है, तो मेन इसका आर्टिकल क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? फिच। उसने क्या किया है, इसकी रेटिंग कम कर दी है यूएस की। कहाँ से? ट्रिपल ए से डबल ए कर दिए। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आया नहीं है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है? तो ये कंपनी होती है। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है? रेटिंग असाइन करती है। किसको करती है? गवर्नमेंट को कर सकती है ना, बैंक्स को कर सकती है, इंस्टीट्यूट को कर सकती है। तो जो भी बोलेगा इसको, है ना, जो भी आप इसके पास जाओगे बोलोगे कि यार मेरी रेटिंग जो है आप डिसाइड कर दो, आपसे ही पैसे लिए जाएंगे। ठीक है, यही मॉडल है इसका कि वो आपसे ही लिए जाएंगे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। ठीक है, इस मॉडल के कारण इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन आपसे पैसे लेगी और आपको जो है रेटिंग देगी। ठीक है, रेटिंग इन लोग उनके जो बनाए हुए स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से देते हैं। रेटिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? ट्रिपल ए से, ठीक है, डी तक होती है। इंडिया की ट्रिपल बी माइनस है। ठीक है, एस&पी ने भी जो है यूएस की रेटिंग को कम किया। ठीक है, 1994 के बाद पहली बार यूएस की रेटिंग कम हो रही है। ठीक है, और क्या बताती है ये रेटिंग? इट बेसिकली ये जो रेटिंग है वो डेप्टर की जो एबिलिटी है टू पे बैक। ठीक है, डेप्टर की जो एबिलिटी है टू पे बैक इन्वेस्टर्स, समझ में आया? टू पे बैक डेप्ट। ठीक है, जो भी उन्होंने डेट लिया है उसकी जो उसको वो वापस चुका सकते हैं कि नहीं, है ना। फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस क्या है इंस्टीट्यूशन की, वो जो उन लोगों ने लेके रखे हैं डेट, वो वापस पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, उनकी औकात है या नहीं है। जिसका सबसे ज़्यादा रेटिंग होगी उसकी सबसे ज़्यादा औकात होगी। तो यूएस की सबसे अच्छी रेटिंग है, अब जाके उसकी थोड़ी कम हो गई है। तो ठीक है, ए का क्या है? ए का मतलब है वेरी लो डिफ़ॉल्ट रिस्क। ठीक है, अभी भी डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत कम है। ठीक है, इंडिया से अभी भी बेहतर है। क्यों हो गई है इसकी डाउनग्रेड? ठीक है, तो बेसिकली यूएस का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.3% से 6 के आसपास जो है ना, लगभग डबल होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है ना। जब आपका डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपकी बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी तो गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है वो उतनी नहीं रहेगी और थोड़ा डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या हो जाता है ना, अब आपके जो जिससे आपने लोन लिया है वो पहले 2% में था, अब सडनली 6% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो आपको जो है डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा करी है, जैसे कि $1 ट्रिलियन का पैकेज याद होगा आपको। यूएस बहुत नाम आ रहा था, $1 ट्रिलियन कोविड के समय में बहुत खर्चा किया इन लोगों ने, है ना। उसके बाद यूएस की इकोनॉमी जो है थोड़ा रिसेशन में चली गई थी, तो है ना, कीन्स वाली जो इकोनॉमिक्स है जिसमें गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उससे इकोनॉमी जो है स्टिमुलेट की जाती है, उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसके कारण भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। ठीक है, तो रिसेंटली ये सब कारण है जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के हैं। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, 2022 में पूछा था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? आरबीआई ऐसा दिया हुआ था उसमें, जो कि गलत है। ठीक है, सेबी करती है। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन हो जा रहा था। तो सेबी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करती है। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं? जैसे ही आपने इन्वेस्टर, जैसे ही आप रेटिंग लेते हो ना, और रेटिंग मिल गई आपको, मान लो ए रेटिंग मिल गई, तो आपको जो इन्वेस्टर होगा देखेगा, अरे क्या बात है, ये तो इतनी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने इसको ए दिया है, मतलब जो भी मैं पैसा लगाऊंगा वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इसलिए जो कंट्री है कई बार लॉबिंग करती है ना, जो इंडिया का भी आया था कि एस&पी के साथ लॉबिंग कर रही थी कि इंडिया को बेटर जो है क्या मिले, रेटिंग एजेंसी मिले, है ना। बी माइनस है, उससे बेहतर रेटिंग मिले, उससे क्या होगा, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट होगा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी। तो बेसिकली सारी चीज़ें ना, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंडिया के ऊपर इन्वेस्टर का इंडिया ने ट्राई किया था। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो यूएस क्या करेगा, है ना, प्रिंट करना चालू कर दिया। मान लो पैसा देने के लिए लोन लिए, तो प्रिंट क्या करता है, डॉलर। अब डॉलर ना, पूरी दुनिया जो है डॉलर
इसमें ट्रेड करती है और डॉलर की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब जैसे ही प्रिंटिंग करेंगे तो डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यूएस का, जो कि अभी भी बहुत हाई है। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम होगी वो बढ़ेगा, जो है ये डॉलर हो जाएगा वीक, और उसके साथ वो हो जाएगा डेप्रिशिएट होगा, लेकिन जो बाकी करेंसी है वो हो जाएगी एप्रिशिएट, है ना, अगेंस्ट डॉलर, है ना, ये स्ट्रांग हो जाएगी। मान लो रुपी हो गया अपना एप्रिशिएट, रुपी एप्रिशिएट होगा तो जो अपने जो एक्सपोर्ट हैं वो हो जाएंगे महंगे, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने लिए भी थोड़ी चिंता वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अगर डेप्रिसिएशन होता है यूएस का, ठीक, तो फिर नहीं सॉरी ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो अगला चीज़ होगा वो ये होगा कि ये जो है डेट ट्रैप को भी जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, कैसे बढ़ावा देता है, जैसे कि आपका डेफिसिट बढ़ता है, अब आप डेफिसिट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, अब आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो तो आपको कोई लोन नहीं देगा। आपको लोन देगा क्या, बोलेगा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में दूंगा क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो लोन भी जो है जो होगा वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। और फिर मान लो कि आप एक डेट को देने के लिए दूसरा लोन लोगे तो आप डेट जो है ट्रैप में फंस जाओगे, ऐसे ट्रैप कंटिन्यूसली चलते रहेगा और फिर कभी ना कभी आप डिफ़ॉल्ट कर जाओगे। तो डेट ट्रैप जो है नेक्स्ट जो इशू होता है वो डेट ट्रैप होता है, वो होने के चांसेस होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा जो है जो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी अपने को कोई मतलब नहीं है ना, इंडिया पे क्या हो रहा है इम्प्लीकेशन उस पर बात कर ली, बाकी यूएस का क्या इशू है पर्सनल अपने को उसमें नहीं जाना। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 5 years ऑफ केयरिंग, इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आयुष्मान भारत के 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात की गई है। अचीवमेंट के बारे में बात की है तो कोई भी जो भी लिखने वाला होगा वो गवर्नमेंट का ही आदमी होगा, ये तो ऑब्वियस है, वरना क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म आती है जनरली। ठीक है, तो विनोद के पॉल ने लिखा है जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी आर्टिकल। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको GS 3 में कि अकाउंट द अचीवमेंट एंड शॉर्टफॉल ऑफ आयुष्मान भारत। ठीक है, तो आपको अकाउंट देना होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं आयुष्मान भारत योजना है क्या। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना है बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने के लिए एक योजना बनाई गई है ताकि लोगों का जो है हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन एट ₹5 लाख पर फैमिली। तो 5 लाख रुपए हर फैमिली को इंश्योरेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अगर बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक का जितना भी आएगा आपके ट्रीटमेंट में पैसा लगेगा वो सब सरकार जो है देगी, है ना। लेकिन आपको उसके लिए आयुष्मान कार्ड लगेगा। ठीक है, वो सब सारी बातें करेंगे। दूसरा है इट इज़ अ कैशलेस प्रीपेड इंश्योरेंस स्कीम, मतलब आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है पहले फिर बाद में आपके पास पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तुरंत जो है इसका गवर्नमेंट जो है इस क्लेम को, है ना, 15 दिन के अंदर करेगी। ठीक, नेक्स्ट है इट इज़ ओनली फॉर इन पेशेंट फैसिलिटी। ठीक है, इन पेशेंट फैसिलिटी, है ना। आपने IPD और OPD के बारे में तो सुना ही होगा। OPD में क्या होता है, जब भी हम जाते हैं ना तो बोलते हैं OPD में दिखा दो। OPD में तो जब भी डायग्नोसिस करना रहता है ना, आपको सर्दी हुई, खांसी हुई, कोई भी बीमारी है तो आप डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो आपको OPD में डॉक्टर देखता है, वहाँ डायग्नोसिस होता है। आपका एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर अगर आपको मान लो और एडमिट होने की ज़रूरत है या कोई बीमारी हो जाती है, ऐसा ना हो पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन पेशेंट। ठीक है, अगर आपको एडमिट किया जाता है तो, और कौन सी इसके लिए होता है, सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, है ना। मान लो कि सेकेंडरी मतलब आप स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं तब, और टर्शरी में अगर आपने सर्जरी वगैरह कराई तो, ठीक है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ही ये इंश्योरेंस फैसिलिटी है। अगर आप कोई टेस्ट करा रहे हैं जाके तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक कि आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते और फिर ट्रीटमेंट आपका शुरू नहीं होता उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कन्वर्ज करके लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को दी जा रही है ना। टोटल 11 स्टेट ऐसे हैं जो पूरी पॉपुलेशन को ये इंश्योरेंस स्कीम दे रहे हैं, है ना, इस आयुष्मान भारत के साथ कन्वर्ज करके। ठीक है, तो टोटल लगभग कितनी % पॉपुलेशन है, 50% पॉपुलेशन जिसको हम हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आयुष्मान भारत और अदर स्टेट स्कीम्स। ठीक है, तो इसके कारण हमारा कौन सा जो गोल है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाला, ठीक है, SDG 3 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाला जो गोल है वो हम उसको सक्सेसफुली जो है
क्लोज आ चुके हैं उसको अचीव करने के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि अचीवमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला अचीवमेंट हमारा है इट रिड्यूसेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है कम हो गया। क्या होता है, जब भी कोई भी गरीब फैमिली है ना, वो बहुत कम सेविंग करती है और अगर कुछ सेविंग की और कोई बीमार पड़ जाए तो फिर सारा का सारा उस पैसे वो काय में लग जाता है, उसके इलाज में लग जाता है। तो वो दोबारा उस पॉवर्टी सर्कल में आ जाते हैं, पॉवर्टी साइकिल में दोबारा आ जाते हैं और वो विशियस साइकिल से निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जो मेन एम था है ना, वो जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम करने के लिए ये स्कीम लेके आई थी और वो जो है काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अचीवमेंट था वो ये है कि टोटल 24 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। हालांकि टारगेट 40 करोड़ का था, लेकिन 5 सालों में है ना काफ़ी गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट है ना, ये आर्टिकल पूरा वो है स्टैटिक है, आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या अचीव किया है क्या क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि टोटल 5.39 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जिनने ट्रीटमेंट करा चुका है पिछले 5 सालों में, जिसकी कॉस्ट आई है 66,284 करोड़। ठीक है, इतना जो है गवर्नमेंट ने क्लेम जो है उसका पैसा दे चुकी है। इसका मतलब क्या है, ये पिछले 5 साल की बात हो रही है ना, सारी चीज़ें सारे फिगर्स 5 साल के हैं। ठीक, तो ये पिछले 5 सालों में इतना पैसा सरकार दे चुकी है। अगर इतनी कॉस्ट, अगर टोटल प्राइवेट सेक्टर की है ना, अगर हम कॉस्ट देखें जो हेल्थ की कॉस्ट है तो लगभग डबल है वो इससे। तो टोटल 1 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट लोगों का पैसा बचा चुकी है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसका फिगर है ये, इतना गवर्नमेंट कम कर चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि टोटल मोर देन 27,000 जो है हॉस्पिटल जो है एम्पैनल्ड हैं। इसका मतलब है लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में अपना जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें एम्पैनल्ड हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक फिगर है वो है 45,000 जो है हॉस्पिटल एडमिशन रोज़ हो रहे हैं। इसका मतलब हर मिनट में 31 ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया में अंडर आयुष्मान भारत योजना। समझ में आया? प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्थ बेनिफिट जो पैकेज है, हेल्थ बेनिफिट पैकेज क्या है, इसमें ना बहुत सारी डिसीज़ेस कवर की हुई है। टोटल ये 1900 से ज़्यादा डिसीज़ेस अब गवर्नमेंट ने कवर कर चुकी है, इंक्लूडिंग कैंसर। ठीक है, और हेल्थ बेनिफिट पैकेज का जो प्राइस है ना, जो कॉस्ट है उसको भी बढ़ा दिए ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी अफोर्डेबल हो जाए, है ना, प्राइवेट सेक्टर भी जो है पार्टिसिपेशन करे। और रिसेंटली 830 के आसपास जो है ना हेल्थ पैकेज, जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज है उसका प्राइसेस को राइज़ किया गया है। इसमें कैंसर स्कीम को भी इंक्लूड किया है ना, अगर कैंसर भी हो जाता है तो भी आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है जो गवर्नमेंट कर रही है वो है कि जो ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल हैं, ठीक है, ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल है उनको 50% जो है क्लेम सबमिट करने के है ना, जितना भी क्लेम है उसका 50% कॉस्ट अपफ्रंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी जो भी पैसा होगा वो बाद में मिलेगा। और बाकी लोगों का भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 15 दिन में जो है क्लेम क्या हो जाए, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि 48% जो बेनिफिशरीज़ हैं वो वुमेन है। और वुमेन बेनिफिशरीज़ होने का फ़ायदा ये है कि है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी में मरने दे देते हैं, है ना, गरीब लोग सोचते हैं कि अरे छोड़ो जाने दो, सेकेंडरी सिटीज़न की तरह ट्रीट करते हैं। तो महिलाओं का बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। 50% लगभग पॉपुलेशन जो है इसमें महिलाएँ हैं, जो कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसके लिए, आयुष्मान भारत स्कीम का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो माइग्रेंट के लिए बेनिफिट है। जो आयुष्मान कार्ड है वो है ना, वो इंटर स्टेट भी पोर्टेबिलिटी भी है उसकी। मतलब अगर ये है कि आप रह रहे हो दिल्ली में और आपको मुंबई में हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो आप वहाँ जाके करा सकते हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े शहरों में अलग अलग स्टेट में आप वहाँ पर भी करा सकते हो। ठीक है, या फिर जो माइग्रेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर अपना कार्ड को दिखा के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होगा मैं वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है। उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट है, NHA है, NHA क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसने बहुत रोबस्ट जो है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म बना के रखी है। रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म में रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में है ना, इन्हें एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें डे टू डे प्रोग्रेस जितनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये
NHA ने नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट भी बनाया है, ठीक है, ताकि जो फ्रॉड है, जैसे कि शुरुआत में ही आधार, जब आप कार्ड बना रहे हो तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रॉपर है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जब ट्रीटमेंट के लिए, तो ये यूनिट पूरा चेक कर रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी NHA यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सस्पिशियस जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। और इसी कारण जो है NHA ने 210 के आसपास जो हॉस्पिटल हैं जो फ्रॉड कर रहे थे उनको डी-एम्पैनल कर दिया है। समझ में आया क्या? उसके साथ अकाउंटेबिलिटी के लिए और NHA क्या कर रही है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जब भी डिस्चार्ज होते हैं उससे 2 दिन में NHA फ़ोन करती है ना, NHA के थ्रू फ़ोन होता है कस्टमर केयर के थ्रू, और जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, कैसा ट्रीटमेंट था, क्या किया गया है ना, और हॉस्पिटल की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी चेक करने के लिए ये किया जा रहा है। समझ में आया? लेकिन उसके बाद भी जो है इसी आर्टिकल के ऊपर, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक और आर्टिकल छापा है जिसमें कहा है कि कैग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 7.5 लाख लोग जो है, 7.5 रिसिपेंट लिंक टू अ सिंगल नंबर, मतलब कुछ फ्रॉड हो रहा है। 7.5 लोग का जो इंश्योरेंस मिल रहा है पैसा वो सिंगल नंबर से ही लिंक है, और वो नंबर क्या है 99999, मतलब 10 टाइम्स। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब है कि इतनी सारी रोबस्ट मैकेनिज्म होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पे इंडिया वाले जुगाड़ कर ही रहे हैं, पैसा खा ही रहे हैं, और करप्शन अभी भी ग्राउंड पर है ही, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी जितना इंश्योरेंस स्कीम ने अचीव किया है और जितना करप्शन इंडिया में पहले हो रहा था उससे थोड़ी स्थिति बेहतर है, पर स्टिल अभी भी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं और बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारा करप्शन है और बहुत सारे चीज़ें मतलब ग्राउंड पे हो रही हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को और बेटर रोबस्ट मैकेनिज़्म को अप्लाई करने की ज़रूरत है। समझ में आया? ये हमारा आर्टिकल था जो आयुष्मान भारत के ऊपर था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोवास। A West African bloc of nation has indicated that it is planning to intervene in the coup in Niger। ठीक है, तो ये इकोवास बेसिकली एक वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है जो कि प्लान कर रहा है नाइजर में जो कूप हुआ है उसके कारण इंटरवीन करने का, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कूप हो रहा है, इस बार क्वेश्चन आया था कूप वाला, ठीक है। उसके अलावा क्या आ सकता है इसमें, तुर्की की स्टेट आए थे इसी तरीके से, है ना। ये आपका वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवास के बारे में आ सकता है। इकोवास है क्या? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ठीक है। तो इकोवास के बारे में अपन लोग जानेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है वो है हमारा इकोवास, और ये रेड वाला है नाइजर, और ये जितने ब्लू हैं टोटल स्टेट्स, ये 15 जो स्टेट्स हैं ये सब मेंबर हैं इसके, ठीक है। तो इकोवास है क्या? इट्स अ रीजनल ब्लॉक, ठीक है। इट्स अ रीजनल ब्लॉक और रीजनल ग्रुप इस्टेब्लिश्ड इन 1975 थ्रू लागोस ट्रीटी, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आया तो इस तरह का पूछेगा कि कौन सी ट्रीटी से बनाया है, ठीक है। और वरना जनरली क्वेश्चन ये आते हैं कि मेंबर कौन से हैं कौन से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मैंडेट क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर, ठीक है। तो कॉमन जो है इनका जो ये मैंडेट है वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉमन करेंसी को, है ना, बनाना, ठीक है। कॉमन मार्केट डेवलप करना ताकि जो ट्रेड है वो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ सके, ठीक है। इन लोगों की पीस कीपिंग फोर्स भी है जो कि इंटरवीन करती है। कहाँ पर इंटरवीन करती है? यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली नाइजर में कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पर इंटरवीन करने का प्लान कर रहे हैं। इसके पहले 3 जगह पे 3 स्टेट है जहाँ पर पहले ही कूप हो चुका है, जो कि बुर्किना फासो है, ठीक है, माली है और घाना है, ठीक है। तीनों जगह पे इंटरवीन कर चुकी है और इन लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं इनकी मेंबरशिप से, ठीक है। तो टोटल 15 मेंबर्स कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। बेनिन है, बुर्किना फासो सस्पेंडेड है, काबो वर्डे, कोट आइवरी, गम्बिया, घाना, गोयना बिसाओ, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लेनो एंड लोगो, ठीक है, एंड नाइजर, ठीक है। तो ये 15 कंट्री है, इसके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है इकोवास क्या है, क्या मैंडेट है, कब बना था,
कब क्या एम है, क्या टारगेट है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, कॉमन करेंसी बनाना इनका टारगेट था, कॉमन मार्केट बनाना टारगेट था। ठीक, तो ये हमारा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, आर्टिकल है एमिंग फॉर मून, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ प्रीलिम्स के लिए चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बहुत सारे लूनर एक्सपीडिशन जो है कंट्रीज़ प्लान कर रही है। ऐसा सेम जो है रश हमें 1960s और 70s में दिखा था। ठीक है, 1957 में स्पुतनिक पहला मिशन था, समझ में आया। 1969 में अपोलो, ठीक है, जिस पे लैंडिंग हुई थी। उसके बाद से 1976 के बाद ऑलमोस्ट रशिया का अभी पहला है लूना 25, जो क्या करने वाला है, लैंड करने वाला है। जस्ट ऑलमोस्ट चंद्रयान से आसपास ही लैंड करेगा। ठीक है, आज ही न्यूज़पेपर में आया कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा चंद्रयान पर। ठीक, और कौन सा मिशन है, एक और जो मिशन है वो है जापान का, जिसका नाम है स्लिम। ठीक है, उसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। नासा का कौन सा मिशन है ना, रट्टा मार चुके हो आप तो पता ही होगा, आर्टेमिस। ठीक है, ये भी लैंडिंग के लिए है, इसमें ह्यूमन लैंडिंग का है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अभी जो मिशंस हैं वो पुराने मिशन के ऑब्जेक्टिव और इस वाले मिशन के ऑब्जेक्टिव दोनों बहुत ही डिफरेंट है। पुराने वाले मिशन में जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बेसिकली कोल्ड वॉर से जो है इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, दोनों जो कंट्रीज़ थी यूएसएसआर और यूएस, दोनों सुप्रीमेसी अपनी दिखाने के लिए, है ना, स्पेस सुप्रीमेसी के लिए वो वॉर चल रही थी और दोनों ही लैंड कराना चाहते थे मून में। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव हो गया है वो थोड़ा अलग हो गया है ना। और अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ह्यूमन लाइफ ढूंढना है, ह्यूमन बेसिकली इस यूनिवर्स के बारे में जानना है, स्पेस जो है एक्सप्लोर करना है। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत जो कि साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे टारगेट हो गए हैं। और जो कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। अब जापान हो गया, सऊदी अरेबिया भी जो है प्लान कर रहा है लूनर एक्सपीडिशन। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। दूसरा जो इशू है इसमें वो है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका क्लेम करने की रेस लग गई है, जो नया दौर है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन चंद्रयान के बारे में ये फ़ोटो दिख रही है तो मैं आपको इसकी साइंस बताना ज़रूर चाहूँगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 स्टेजेस में हमें जो है पहुंच रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ से उठाया और सीधे चांद पे है ना शूट कर दिया और सीधे चांद पे लैंड हो गया है। ठीक है, ये ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इसके बीच पीछे की जो साइंस है वो जान लेते हैं। ठीक, तो जब भी हम कोई चीज़ भेजते हैं स्पेस में तो उसको भेजने के लिए एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है, उसके अगेंस्ट में वो जाती है। ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है, जिसकी वैल्यू होती है √2gm/r। r जो है वो अर्थ के सेंटर से जो रेडियस होता है ना, वो वाला रेडियस होता है। और ये जो है r बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें तो जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा इसकी वेलोसिटी कम कम होती जाती है। समझ में आया क्या? तो हमें जब तक कि इसके वेलोसिटी नहीं मिलती है तब तक के हम लोग जो है नहीं जा सकते हैं अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर, है ना, स्पेस के लिए, मून के लिए। ठीक, तो अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हम लोग ये पाथ जो है 3 स्टेज में जो है हम पहुंच रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि एक तो हमारा जो रॉकेट है वो इतना पावरफुल नहीं है। ठीक, दूसरा जो रीज़न है, हमें फ्यूल बहुत लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्रेविटी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पहुँचने के लिए। और उसके लिए ठीक है, केपलर्स के जो लॉ हैं ग्रेविटेशन के वो यूज़ कर रहे हैं, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है, जब आप यहाँ से शूट किया तो आप एक ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। ठीक, ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं, उसके बाद आप बूस्ट जो है, ठीक है, थोड़ा फ्यूल यूज़ करेंगे और उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। जब आप थ्रस्ट देंगे पीछे साइड, तब आगे की तरफ क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ बूस्ट चालू किए और आगे की तरफ बढ़ाए तो आपकी स्पीड यहाँ बढ़ गई और आप नए ऑर्बिट में आ गए। फिर नेक्स्ट एक राउंड होगा, पूरा घूमेगा, और फिर आप जो है थ्रस्ट देंगे, फिर आप नए ऑर्बिट में पहुँच जाएंगे। ऐसे 5 राउंड जो है, ताकि स्पीड जो है बढ़ाई जा सके। और जो आर है वो भी बढ़ रहा है, तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो बाहर दूर जाते जाते कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है। तो एक टाइम आएगा जब एस्केप वेलोसिटी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी किसकी वेलोसिटी के, जो हमने भेजा है हमारा रॉकेट। समझ में आया क्या? जब बराबर हो जाएगी तब हमारा जो लूनर ट्रांसफ़र फेज़ है वो आएगा। फिर लूनर ट्रांसफ़र फेज़ पे हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अर्थ की मून की ग्रेविटी पे। अब मून की ग्रेविटी पे पहुँचेंगे तो अब मून की ग्रेविटी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मून की ग्रेविटी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है, अब हमें क्या करना है, स्पीड कम करना है। डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो हम स्पीड कम करने के लिए क्या करेंगे, थ्रस्ट कहाँ देंगे, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में थ्रस्ट देंगे, तभी तो पीछे की तरफ
फोर्स होगा, समझ में आया क्या? जब रॉकेट उड़ता है, ठीक है, ज़मीन पे, तो थ्रस्ट का मिलता है ज़मीन पे देते हैं तब ऊपर की तरफ धक्का जाता है, ठीक है। ये क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम यहाँ प्रेस करते हैं तब ऊपर जाते हैं, हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तब नीचे की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पर स्पीड कम करना चाहते हैं तो हम आगे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि हमारी स्पीड कम हो सके। समझ में आया क्या? इतना ही सिंपल है ये, ठीक। तो हम यहाँ पर डी बूस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 मैन्यूअर्स होंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पहुँच जाएगा, 100 किलोमीटर चांद से। उसके बाद फिर 30 किलोमीटर तक पहुंचेगा, ठीक है। 30 किलोमीटर के बाद से जो है सारी चीज़ें गाइडेड नहीं है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। लैंडर जो है अपना निकलेगा और फिर वो लैंड करेगा 2.1 किलोमीटर पे। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने सिग्नल खो दिया था चंद्रयान 2 में, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेम है। ऑर्बिटर मिशन नहीं है इस बार। ऑर्बिटर मिशन क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रयान 2 में जो है ऑलरेडी हमने ऑर्बिटर में जो है सैटेलाइट है ना रख दिया है मून के, है ना, इमेजेस आ रही है अपने को। समझ में आया क्या? तो ये जो है 3 स्टेज, समझ में आया क्या क्यों है? ठीक है, यही इतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और मेन पर्पस इसका ये है कि हमें सस्ता बहुत पड़ रहा है ये, तो ना फ्यूल कम लग रहा है और हमारा रॉकेट जो लिमिटेशन है वो भी हो जा रही है, ठीक है। मंगलयान में भी यही था, चंद्रयान में भी यही, इसी तरीके से हम भेजते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली चंद्रयान का, और अभी पहुंचने वाला है बहुत जल्द, और होपफुली इस बार हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मिशन फेल हो जाता है तो यूपीएससी में कभी नहीं पूछता। फेल मिशन आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। और चंद्रयान के बारे में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं पूछते, प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा। समझ में आएगा? तो इस बार अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको रट्टा मार लेना। अगले साल तो नहीं आएगा, उसके अगले साल या और उसके अगले साल, जब भूल जाओगे कि चंद्रयान हुआ था तब पूछा जाएगा। समझ में आएगा? ठीक। तो हमारा ये हो गया मून वाला, चंद्रयान वाला टॉपिक और साइंस बिहाइंड, फिजिक्स बिहाइंड दिस, है ना, ट्रेजेक्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है इम्प्रूव न्यूट्रिशन अर्ली वेट गेन कैन कट टीबी केसेस मॉर्टेलिटी, लैंसेट इंडिया रिसर्च। ठीक है, तो आज शायद ज़्यादा न्यूज़ आ गई है, आर्टिकल कम है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक लैंसेट ने रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने एक रिसर्च की थी झारखंड की 18 साल की लड़की के ऊपर जो कि डायग्नोस्ड हुई थी टीबी से। ठीक है, और टीबी से डायग्नोस होने के बाद उसका वेट जो है 26 केजी था ओनली। ठीक, उसका अगर उसके बाद इन लोगों ने उसको ना, बेसिकली वो मेल नरिश थी, उसके बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया गया, है ना, उसे रिसर्च हो रही थी तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया गया और उसके बाद रिज़ल्ट देखा गया तो उसका जो कंडीशन थी वो बहुत इंप्रूव हो गई टीबी की। और इन लोगों ने फिर इन्फर किया कि वेट गेन, अर्ली वेट गेन से टीबी जो केसेस हैं वो भी कट हो रहे हैं और मोर्टलिटी जो रेट है ना, जो मरने वाला जो रेट है, फैटल रेट है, वो बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली टीबी हर साल इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ उतनी मतलब ठीक है आई है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि टीबी थोड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं टीबी के। ठीक है, टीबी है क्या, तो इट इज़ अ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। उसके बाद किसको अफेक्ट करता है, ये लंग्स को मेनली, है ना, और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स क्या है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। ट्रीटेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है, एंटीबायोटिक्स दो और काम बन जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, P2P, है ना, कफिंग स्नीजिंग ट्रांसमिशन एयर के थ्रू। ठीक, तो ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। एंटीबायोटिक इसकी दो तो, है ना, ये इजीली ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। प्रॉब्लम कब आती है, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रही है। ठीक है, निश्चय पोषण, ठीक है, इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, 500 रुपये दे रही है हर टीबी पेशेंट को पर मंथ के जो डायग्नोस हो रहा है टीबी से। समझ में आया? इससे क्या होगा, वही सारा न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, है ना। 500 रुपये सफिशिएंट है क्या, नहीं है सफिशिएंट, पर गवर्नमेंट इतना कर रही है उतना बहुत है। ठीक है, और भी कैंपेन चला रखे अपन ने, टीबी हारेगा देश जीतेगा। गवर्नमेंट ने 2025 का प्लान किया है एलिमिनेट करने का, और ग्लोबल प्लान क्या है 2030 है। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया टीबी का स्टैटिक। प्रॉब्लम कब आती है, जब MDR टीबी हो जाता है और XDR टीबी। ठीक है, MDR क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो दवाइयाँ हैं वो रेजिस्ट करने लगती है, जो एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं करती हैं, और वो जब काम नहीं करती हैं तो ये जो
बीमारी है जो इजीली ट्रीटेबल है ना। अगर आप जो इन्फेक्शन हुआ है, जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो दवाई से ठीक मतलब मर ही नहीं रहा है ना, उसने एक रेजिस्टेंस, एक वॉल बना ली है, वो मान लो एक वॉल बना के रख लिया है और उस वॉल को दवाई क्रॉस ही नहीं कर पा रही, तो वो मरेगा नहीं, तो वो रहेगा और फिर ऐसे में मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे कई सारे ड्रग हैं जिसके कारण जो है एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस है ना, जिसमें एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो एक दवाई दी नहीं हुई, दूसरी दवाई दी नहीं हुई, ठीक है, ऐसे दवाइयाँ बदल बदल के देना पड़ता है। और उस समय तक अगर पेशेंट ठीक है तो ठीक सर्वाइव कर गया तो है ना, कोई भी दवाई जो फाइनली दवाई लग गई तो फाइनली वो ठीक हो पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में एक और न्यूज़ आई हुई है, वो भी हम अभी देख लेते हैं एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस क्या होता है, और एयर पॉल्यूशन कुड बी ड्राइविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टडी। ठीक है, तो लैंसेट की एक और रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ना अभी ऐसे स्टेटमेंट बहुत फालतू के जैसे आ रहे हैं जिसका लॉजिक लगा के आप सॉल्व नहीं कर सकते, अनसॉल्वेबल क्वेश्चन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते। अब आ जाए आपको एक क्वेश्चन, रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रिडक्शन इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बताओ ये पॉसिबल है क्या, अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए और ये रिसर्च के बारे में ना, तो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है उसका ड्राइविंग फोर्स एयर पॉल्यूशन है, ये रिसर्च इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में अलग से दिया रखा है यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट अगेंस्ट माइक्रोबायल एंटी माइक्रोबायल ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेजिस्टेंस, मान लो एक वॉल बना के रख लिया, उसमें छुप जाते हैं। अब एंटी बैक्टीरियल जो भी एंटी माइक्रोबायल जो भी ड्रग्स होंगे वो आएंगे और ये वॉल में ये छुपे हुए हैं है ना, और छुपे रहेंगे और फिर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करके रखेंगे और उससे फैटल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ठीक ही नहीं हो पाओगे, दवाई तो है लेकिन आप ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा इसका कंसर्न है। इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस बढ़ा है। इस पर यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है जो है कि रीजंस क्या हैं, और रीजंस हैं तो ठीक है रीजंस दिया, अच्छा रीजंस भी दे रखा है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन ह्यूमन, ठीक है, अननेसेसरली अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो भी आप रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसका। ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा रहे हैं, जब मन किया तो पैरासीटामॉल, तो हम लोग जो है डोलो पैरासीटामॉल जो है ना खाने के जैसे खा लेते हैं, हल्का सा फीवर लग रहा है खा लिया, कभी डॉक्टर से पूछे नहीं। सोशल फैक्टर क्या है, इंक्लूड सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही को मेडिकेशन दे देना, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हेन टू यूज़, ठीक है, कितने डोज खाना है, कितनी है ना, मान लो कि आपने 2-3 दिन की दवाई दी और पहले दिन ही ठीक हो गए तो लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ जो होंगे एंटीबायोटिक जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, या उसी साइज़ के होंगे, वो बच जाएंगे और फिर वो बचे रहेंगे और आपकी बॉडी में रहेंगे और फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप करेंगे। अगले बार जो है उससे ज़्यादा पावर का जो है आपको दवाई देनी पड़ेगी या दूसरी दवाई देनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी दवाइयाँ जो भी डॉक्टर देता है 5 दिन की दे रहा है, 7 दिन की दे रहा है, तो उसको चैलेंज मत करिए अपने गूगल के नॉलेज से, और प्रॉपरली दवाई 5 दिन की दिया है तो 5 दिन खाइए, 7 दिन की दिया तो उसको प्रॉपर डोज खाइए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एक्टिविटी, एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन फूड एनिमल्स। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे काऊ को पेन होता है एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक, उसके बाद प्रोडक्शन जो दूध है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कई बार एंटीबायोटिक ऐसी कई दवाई देते हैं, उससे दूध में जो है आ जाता है, वही दूध हम पीते हैं, उससे हमें एंटी माइक्रोबायल बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास भी जा सकता है ना, ऐसे फैल भी सकता है। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं इसके। नेक्स्ट हमारा ये है कि एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो पॉल्यूशन है उससे भी होता है ना। एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर अगर बहुत सारा जो वेस्ट है उसको हम रिवर लेक्स में डाल देते हैं, वही पानी अगर बिना ट्रीट होके आप लोग जो है पी लें, नहा लें, तो आपको जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये सब सारी रीज़न है, कॉमन रीजन्स हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट आर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबायल पैथोजेंस। ठीक है, तो क्या रीजंस हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होने के। ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, ठीक है, तो कोई रिलेशन ही नहीं है जेनेटिक, है ना, किसी को भी हो सकता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर जीन्स के कारण हो रहा है ये बिल्कुल भी नहीं है रीज़न। ठीक, तो 1 तो पहले ही हट जाएगा, 1 हटा तो 1 और ए और सी तो खत्म, अब बी और डी बचा है, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो 2-3 तो सही होगा। लेकिन अपन देख लेते हैं, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीजेस, बिल्कुल अभी इसी पे बात किए थे सारा का सारा डिस्कशन कि डॉक्टर लोग भी अननेसेसरली आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, बिना बात के आपको एंटीबायोटिक, अगर फीवर भी है तो भी एंटीबायोटिक दे दिया। ठीक है, वायरल डिसीज़ में भी एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, तो ये भी थोड़ा इशू होता है ना। लेकिन अगर आपको डॉक्टर दे रहे हैं तो उनकी बात मानो, खुद गूगल वाले डॉक्टर मत बनो, ये आपको मेरे तरफ से सजेशंस रहेंगे। ठीक है, और यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये भी अभी बात किए थे काऊ वाला। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, दूध में ये सब सारी जो एंटीबायोटिक करते हैं उससे भी जो है
हम लोगों को रेजिस्टेंस आ सकता है ना, वो सुपर बग हमारे अंदर आ सकता है, ठीक। और जो फोर्थ है वो मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेज इन सम पीपल। ज़रूरी नहीं है ना, बहुत सारी डिसीजेज हो गई तो आप बहुत सारी दवाई खाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आप दवाई हम प्रॉपर टाइम से खा रहे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है। अभी तक तो हर आदमी को हो जाता है ना, हमें इतनी सारी बीमारियाँ होती रहती है, तो अभी तक सबको हो जाना था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक। तो ये हमारा एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के बारे में टॉपिक था। जनरली यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहता है, लेकिन अभी तक के यूपीएससी ने प्री में एक बार पूछ चुका है, मेंस में आया नहीं है, मेंस में आने के चांसेस हैं, ठीक है। मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। तो मेंस के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, क्या क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है इसको ना कम करने के लिए, जैसे रेड लाइन कैंपेन, ठीक। अभी एक रेड लाइन कैंपेन चलाया जा रहा है। दूसरा अभी बार कोड शुरू किया है ना, QR कोड, ठीक है। इन सब से क्वालिटी मेंटेन होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, उसके बारे में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपके मेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर हो जाएगा टॉपिक, ठीक। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप हम नेक्स्ट डे फिर से आर्टिकल लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।